अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम क्वेश्चन 9.8 करेंगे। उससे पहले हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन को रिवाइज कर लेते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन क्या है कि अगर हमारे पास कोई भी कोऑर्डिनेट पैच एक्स ऑफ यू वी है तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन एट अ पॉइंट पी क्या होगी, हम उसको y से डिनोट कर देते हैं। y इज इक्वल्स टू एक्स ऑफ यू वी प्लस एच एक्स यू ऑफ यू वी प्लस के एक्स वी ऑफ यू वी। ये एक्स यू का है, क्या है, ये इसका पार्शियल डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू यू। तो अब हम क्वेश्चन 9.8 देख लेते हैं। क्वेश्चन 9.8 क्या है? शो दैट द सरफेस एक्स lies on both sides of tangent plane in every neighborhood of the parabolic point p of 0 0। कि हमने शो करना है कि जो हमारी ये सरफेस है वो इस पैराबोलिक पॉइंट पे जो टेंजेंट प्लेन बन रहा है उसके दोनों तरफ लाई कर रही है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो हम इस पॉइंट पे टेंजेंट प्लेन ड्रॉ कर लेंगे और फिर देख लेंगे कि जो हमारी सरफेस है वो उस टेंजेंट प्लेन के दोनों तरफ लाई कर रही है। तो हम देख लेते हैं कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन क्या आती है इस सरफेस के कोरिस्पॉन्डिंग। गिवन है हमें सरफेस, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन निकालने के लिए हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत है? एक तो हमें उस सरफेस की वैल्यू चाहिए गिवन पॉइंट पे। सेकंड, हमें पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू यू और पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वी चाहिए। ठीक है, और किस पे चाहिए? इस वाले पॉइंट पी ऑफ 0 0 पे। तो हमने कैलकुलेट कर लिया एक्स यू एक्स वी कैलकुलेट किया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन कैलकुलेट कर ली, वाई इक्वल टू एच ऑफ ई वन प्लस के ऑफ ई टू। अब अगर हम इस टेंजेंट प्लेन को फिगर में देखना चाहें तो ये कैसे होगा कि हमने ले लिए तीन कोऑर्डिनेट्स x1 x2 x3। ये x1 x2 और x3, इसकी डायरेक्शन e1 e2 और e3 हो गया। तो अब देखें कि हमारा टेंजेंट प्लेन क्या है, e1 प्लस e2, यानी ये e1 प्लस e2 है, इनका लीनियर कम्बिनेशन है और ये किस पे लाई कर रहा है? p ऑफ 0 0 पे। तो हमारा जो टेंजेंट प्लेन होगा वो कुछ इस तरह से ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं कि ये टेंजेंट प्लेन जो है वो सिर्फ e1 e2 इन पे डिपेंड कर रहा है, यानी ये सिर्फ x1 x2 प्लेन में लाई कर रहा है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो हमारा टेंजेंट प्लेन है ये क्या है? प्लेन x3 इक्वल टू 0। क्योंकि अगर आप 2 डायमेंशंस में देखें तो आपके पास अगर ये x और y एक्सिस होते हैं तो आप x एक्सिस को किस तरह से डिनोट कर सकते हैं? x एक्सिस को हम लिख सकते हैं y इक्वल टू 0। इसी तरह हम y एक्सिस को लिख सकते हैं x इक्वल टू 0। तो आप देखें कि ये जो हमारा टेंजेंट प्लेन है ये लाई कर रहा है x1 और x2 पे, और इसके लिए जो x3 की वैल्यू वो 0 है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो टेंजेंट प्लेन y है वो बेसिकली क्या है? वो प्लेन है x3 इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट हमने टेंजेंट प्लेन कैलकुलेट कर लिया। अब हमने शो करना है कि हमारी सरफेस इस टेंजेंट प्लेन के दोनों तरफ लाई कर रही है। वो शो करने के लिए हम क्या शो कर देंगे कि हमारी सरफेस पे कोई कर्व ऐसी है जो इस टेंजेंट प्लेन के दोनों तरफ लाई कर रही है। तो वो कर्व कौन सी होगी? वो कर्व कोई भी हो सकती है। तो हम ऐसा करते हैं कि पहले वो कर्व्स ले लेते हैं जिनको निकालना हमारे लिए थोड़ा आसान है। तो हम कौन सी कर्व्स ले सकते हैं? यू पैरामीटर कर्व, या वी पैरामीटर कर्व। अब यू पैरामीटर और वी पैरामीटर कर्व्स कौन सी कर्व्स हैं? अगर तो हमारी कर्व यू पैरामीटर है, अगर हम कर्व को डिनोट कर रहे हैं एक्स इक्वल टू एक्स ऑफ यू ऑफ टी कॉमा वी ऑफ टी, तो यू पैरामीटर कर्व कौन सी कर्व है जिसमें जो वी है वो 0 हो जाता है, क्योंकि यहाँ पैरामीटर हमारा यू है। इसी तरह वी पैरामीटर कर्व कौन सी है जिसका यू 0 हो जाता है। ठीक है, तो हम क्या शो कर देंगे कि
यू पैरामीटर या वी पैरामीटर कर्व एक ऐसी कर्व हमें अपनी सरफेस में मिल रही है जो इस टेंजेंट प्लेन के दोनों तरफ लाई कर रही है। तो अब ये भी हो सकता है कि ये जो यू पैरामीटर कर्व या वी पैरामीटर कर्व, इनमें से हम अगर कोई एक कर्व लें तो वो इस टेंजेंट प्लेन के दोनों तरफ लाई ना कर रही हो, तो हमें फिर दूसरी लेनी पड़ेगी। फर्स्ट किया आप यू पैरामीटर कर्व लेते हैं और देखते हैं, और हो सकता है ये कर्व इस टेंजेंट प्लेन के दोनों तरफ लाई ना कर रही है, तो आप क्या करेंगे, आप फिर वी पैरामीटर कर्व की तरफ चलेंगे। वी पैरामीटर कर्व के लिए देखेंगे तो हो सकता है कि वो इस टेंजेंट प्लेन के दोनों तरफ लाई कर रही होगी। तो हम ऐसा करते हैं, वी पैरामीटर कर्व लेते हैं और शो कर देते हैं कि ये, और देखते हैं कि क्या ये हमारी टेंजेंट प्लेन के दोनों तरफ लाई कर रही है या नहीं। तो द वी पैरामीटर कर्व u इक्वल टू 0 हमने ले ली। वो कैसे ली, जो हमारा x था u(e1) प्लस v(e2) प्लस u स्क्वायर प्लस v³ e3, हम इसमें पुट कर देंगे u इक्वल टू 0, तो उसके करस्पॉन्डिंग हमें वी पैरामीटर कर्व मिल गई, v(e1) v(e2) प्लस v3 e3। अब आप देखें कि जब आप v की पॉजिटिव वैल्यूज़, v कोई पैरामीटर है, तो आप देखें कि जब आप यहाँ v की पॉजिटिव वैल्यूज़ डालते हैं तो क्या होता है, यहाँ पॉजिटिव वैल्यू डाली और यहाँ पॉजिटिव वैल्यू डाली, तो हमारे e2 और e3 के साथ पॉजिटिव साइन ही आ रहे हैं, क्योंकि v के साथ प्लस आ रहा है, v³ प्लस का क्यूब लें तो वो भी प्लस ही रहता है। यानी जो हमारा x है वो, उसका e2 कोऑर्डिनेट भी जो है वो पॉजिटिव है और e3 वाला भी पॉजिटिव है। तो हमारी कर्व कुछ यही ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे x1 x2 x3 एक्सिस थे, ये हमारा टेंजेंट प्लेन था। अब हमने देखा कि जब हमने v की जगह कोई पॉजिटिव वैल्यूज़ डाली तो हमारी कर्व का e2 वाला भी पॉजिटिव है और e3 वाला भी पॉजिटिव है। ये है e1, ये था e2, ये था e3। तो हमारी कर्व e2 e3 इधर कहीं लाई कर रही होगी जब हम v पॉजिटिव लेते हैं। और अगर आप v ले लें नेगेटिव, तो क्या होगा, यहाँ v की कोई नेगेटिव वैल्यू होगी तो यहाँ भी एक नेगेटिव साइन आ जाएगा, और नेगेटिव का अगर हम क्यूब लें तो वो भी एक नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो आप देखेंगे e2 और e3 के साथ नेगेटिव साइन आ रहा है, तो हम e2 और e3 के नेगेटिव एक्सिस की तरफ चले जाएंगे। ये e3 का नेगेटिव एक्सिस, ये e2 का नेगेटिव एक्सिस, तो हमारी कर्व कुछ इस तरह से लाई कर रही होगी। तो आप देख सकते हैं कि क्लियरली जो हमारा ये टेंजेंट प्लेन है और ये जो हमारी वी पैरामीटर कर्व है, ये इस टेंजेंट प्लेन के दोनों तरफ लाई कर रही है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारी सरफेस है वो भी टेंजेंट प्लेन के दोनों तरफ लाई कर रही है। अब हम क्वेश्चन 9.10 की तरफ चलते हैं। 9.10 क्या कह रहा है, शो दैट एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस x is a parabolic point if and only if the surface is right circular cylinder f equal to a और f इक्वल टू at प्लस b। ये कह रहा है कि हमारी जो सरफेस है उसका हर पॉइंट पैराबोलिक पॉइंट होगा। कब, अगर f इक्वल टू a हो जाए या f इक्वल टू at प्लस b हो जाए। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसका तरीका ये है कि यहाँ पैराबोलिक पॉइंट की बात हो रही है, और पैराबोलिक पॉइंट कौन सा होता है कि किसी भी सरफेस का कोई पॉइंट पैराबोलिक कब होता है, अगर उस पॉइंट पे ये जो हमारे सेकंड फंडामेंटल फॉर्म के कोफिशिएंट्स एल एन और एम है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें कि ln माइनस एम स्क्वायर ज़ीरो हो, और ये जो LMN है ये सारे के सारे ज़ीरो ना हो, इनमें से कम कोई एक नॉन ज़ीरो हो। तो हम क्या करेंगे, हम ये पैराबोलिक पॉइंट हमने देखना कि इसका हर पॉइंट पैराबोलिक पॉइंट है, तो हम क्या करेंगे, ln माइनस एम स्क्वायर इक्वल टू 0 ले लेंगे और उसके करस्पॉन्डिंग हम शो कर देंगे कि f इक्वल टू a है या f इक्वल टू at प्लस b है। तो ln और m को कैलकुलेट करने का तरीका आपको पता है, सरफेस हमें गिवन है तो हमने ln और m की वैल्यूज़ कैलकुलेट कर ली, ये वैल्यूज़ आ गई। अब ln माइनस एम स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट की तो वो आ गई माइनस एफ डबल डैश ओवर 1 प्लस एफ डैश का स्क्वायर। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हमने शो करना है कि हर पॉइंट पैराबोलिक है अगर f इक्वल टू a या f इक्वल टू at प्लस b है। तो पैराबोलिक पॉइंट की क्या कंडीशन थी,
ln माइनस एम स्क्वायर इक्वल टू 0। तो जब हमने इसको 0 पुट किया तो ये एक्सप्रेशन 0 हो गया। जब ये एक्सप्रेशन 0 हो गया तो क्या हुआ, ये 1 प्लस एफ डैश स्क्वायर जो डिनोमिनेटर में आ रहा है वो 0 के उस साइड पे जाके 0 हो गया, नेगेटिव साइन भी 0 के साथ ख़त्म हो गया। तो हमारे पास आ गया एफ इंटू एफ डबल डैश इक्वल टू 0। लेकिन हमें क्वेश्चन में ये गिवन है कि जो एफ है वो ग्रेटर देन 0 है। ये देखें इसकी स्टेटमेंट में गिवन है यहाँ पे एफ ऑफ टी इज़ ग्रेटर देन 0। तो हमारे पास एफ इंटू एफ डबल डैश जो 0 था, इसका क्या मतलब है कि एफ डबल डैश 0 है। अब किसी फंक्शन का डबल डेरिवेटिव 0 है, इसका क्या मतलब है? इसकी दो ही पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। एक ये कि ये फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हो, या इसका फर्स्ट डेरिवेटिव कोई कांस्टेंट हो। तो अब ये दो कंडीशंस हैं। अब अगर हमारे फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव 0 आता है, इसका क्या मतलब है? अगर हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं तो इंटीग्रेट करने पे हमें क्या मिलेगा, एफ डैश इक्वल टू 0 है। तो अगर आप इसको इंटीग्रेट करें तो एफ किसके इक्वल आ जाएगा, किसी कांस्टेंट के इक्वल। उसको हमने ए से डिनोट कर दिया क्योंकि हमें क्वेश्चन में वो कांस्टेंट ए से डिनोट किया था। या सेकंड कंडीशन क्या है कि उसका जो डेरिवेटिव है वो कोई कांस्टेंट हो जाए। तो हमारा डेरिवेटिव कोई कांस्टेंट है। अब इस डेरिवेटिव का अगर हम इंटेग्रल ले लें तो क्या होगा, एफ डैश इक्वल एफ इज इक्वल्स टू ए, पैरामीटर चूँकि एफ फंक्शन किसका था, टी का, तो इंटेग्रल में ये आ गया एफ इज इक्वल्स टू ए टी प्लस कोई कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बी। तो आप देखें कि किस तरह से जब हमने कहा कि अगर उसके सारे पॉइंट्स पैराबोलिक पॉइंट्स हैं तो वहाँ से हमने ये डिराइव कर लिया कि या तो एफ कोई कांस्टेंट ए के इक्वल होगा या एफ ए टी प्लस बी के इक्वल होगा।